तो चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमेशा हमारे आसपास होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां साइंस क्लास के मजेदार एक्सपेरिमेंट से लेकर बड़े बड़े उद्योगों के एक अदृश्य और खतरनाक पहलू को समझेंगे। इस ऊर्जा के इस दोहरे चरित्र यानी इसके जेकिल और हाइड रूप को मिलकर समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक मामूली सा बर्थडे बलून जिसे बच्चे खेलते हैं और एक ऑयल रिफाइनरी में होने वाला भयानक विस्फोट, इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? देखने में तो जमीन आसमान का फर्क लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों ही घटनाओं के पीछे बिल्कुल एक ही तरह का साइंटिफिक डीएनए काम कर रहा है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। भाग 1, द इलेक्ट्रॉन टग ऑफ वॉर यानी इलेक्ट्रॉनों की रस्साकशी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा एटम्स यानी परमाणुओं के लेवल पर जाना होगा। हमारे आसपास की हर एक चीज एटम्स से बनी है और इन एटम्स के अंदर बैठे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स लगातार एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल एक रस्साकशी के खेल जैसा है और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, बस वहीं से शुरुआत होती है इस ऊर्जा की। तो आखिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिकल टेंशन है। होता क्या है कि जब दो बिल्कुल अलग तरह के मटेरियल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और फिर अलग होते हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो जाता है और इसी लेन देन की वजह से एक चार्ज इम्बैलेंस पैदा होता है, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। यही असंतुलन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की असली वजह है। साइंस की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। असल में गुब्बारे का रबर इंसानी बालों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनों के लिए थोड़ा ज्यादा लालची होता है। हाँ, सही सुना, लालची। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं ना, तो मजबूत मटेरियल कमजोर वाले से उसके इलेक्ट्रॉन्स लिटरली छीन लेता है। स्कूल के उस फेमस साइंस एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए, जब गुब्बारे को बालों पर रगड़ा जाता था। जब बाल अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि सभी बालों पर एक ही जैसा चार्ज है, तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं और हवा में खड़े हो जाते हैं। साइंस का बहुत ही सिंपल रूल है, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 0.04 ग्राम्स। ये इस बात का सबूत है कि साइंस लैब्स में दिखाए जाने वाले ये डेमोन्स्ट्रेशंस कितने छोटे स्केल पर होते हैं। इनमें यूज होने वाली पिथ बॉल्स इतनी ज्यादा हल्की होती हैं कि चार्ज का जरा सा भी असंतुलन उन्हें हिला देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैटिक फिजिक्स सिर्फ इन छोटे और प्यारे एक्सपेरिमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। भाग 2, बस्टेड द फ्रिक्शन मिथ। अब यहां एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बड़े मिथ यानी भ्रम को तोड़ देगी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि चीजों को तेजी से रगड़ने से ही स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। वेल, सच्चाई थोड़ी अलग है। तो मिथ ये है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण से चार्ज जनरेट होता है, पर रियल साइंस ये कहती है कि फ्रिक्शन अपने आप में कोई चार्ज पैदा नहीं करता। वो बस दो सतहों यानी सरफेसेस के बीच कांटेक्ट एरिया और टाइम को बढ़ा देता है। असली जादू तो सिर्फ और सिर्फ संपर्क में आने और फिर अलग होने में छिपा है, बस और कुछ नहीं। ये सच में कितना दिलचस्प है ना कि सिर्फ एक कार्पेट पर चलना या किसी गुब्बारे का बार बार सिर से छूना ही इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए काफ़ी है। इसके लिए किसी बहुत तेज गति या रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन यानी संपर्क और अलग होना, यही वो दो चाबियां हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाती हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गुब्बारों या छोटे एक्सपेरिमेंट्स को पीछे छोड़ते हैं। आसमान से गिरती हुई बिजली को ही देख लीजिए। ये उसी इलेक्ट्रॉन वाली रस्साकशी का एक बेहद विशाल और नेचुरल रूप है। लेकिन सिर्फ नेचर ही अपना खतरनाक रूप नहीं दिखाती। इंडस्ट्रियल लेवल पर पैदा होने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही जानलेवा हो सकती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। भाग 3, व्हेन स्टैटिक बिकम्स डेडली यानी जब स्थिर विद्युत जानलेवा बन जाती है। यहां से इस चर्चा का रुख हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तरफ मोड़ते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लगातार ज्वलनशील गैस और वेपर मौजूद रहते हैं। ऐसे माहौल में स्टैटिक की एक छोटी सी चिंगारी भी किसी भयानक आग या विस्फोट का रूप ले सकती है। यहां ये सिर्फ किताब का साइंस नहीं रह जाता, बल्कि सीधा जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और यहाँ मौजूद जानकारी बिल्कुल सफाई से दिखाती है कि आखिर पेट्रोलियम उद्योग में ये खतरा इतना रियल क्यों है। जरा जेट फ्यूल जैसे हाईली रिफाइंड ऑयल्स के बारे में सोचिए। इनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता बहुत ही कम होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये चार्ज को आगे बहने देने के बजाय अपने ही अंदर इकट्ठा कर लेते हैं।
ये एकदम परफेक्ट स्टैटिक एक्यूमुलेटर्स बन जाते हैं। और पता है, ये इकट्ठा हुआ चार्ज कितना बड़ा हो सकता है? 40,000 वोल्ट्स तक। जी हां, 20 से 40,000 वोल्ट। जब इन अनग्राउंडेड पेट्रोलियम लिक्विड्स को पाइप के जरिए पंप किया जाता है तो इनमें इतना मैसिव, इतना भारी चार्ज बिल्डअप हो सकता है। ये फिगर्स काफी हैं ये बताने के लिए कि वहां कितनी भारी मात्रा में ऊर्जा जमा हो रही है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। जिस तरह इंसुलेटिंग जूते पहनकर एक आम कारपेट पर चलने से ह्यूमन बॉडी में चार्ज जमा होता है, ठीक वही कांटेक्ट और सेपरेशन के रूल्स उन बड़े बड़े पाइप्स और फिल्टर्स से बहते हुए हजारों लीटर फ्यूल पर भी लागू होते हैं। दोनों जगह फिजिक्स बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना है कि एक से सिर्फ हल्का सा झटका लगता है और दूसरे से पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो सकता है। खतरा असल में तब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है जब लिक्विड के अंदर चार्ज के इकट्ठा होने की स्पीड उसके डिसिपेट यानी जमीन में समाने की स्पीड से कहीं ज्यादा हो जाती है। अगर ये चार्ज बाहर निकलने का रास्ता ना ढूंढ पाए और वहां फ्लेमेबल गैस के आसपास कोई स्पार्क गैप बन जाए तो समझ लीजिए ये किसी कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन यानी महाविनाश की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। भाग 4, टेमिंग द इनविजिबल स्पार्क, यानी इस अदृश्य चिंगारी को काबू करना। लेकिन घबराइए मत, अच्छी बात यह है कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने इस इनविजिबल वॉलेटाइल खतरे को हैंडल करने के बहुत ही शानदार और सुलझे हुए तरीके निकाल लिए हैं। और ये सारे तरीके भी फिजिक्स के उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। चलिए इन इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है फ्लूइड के फ्लो की स्पीड को कंट्रोल करना। कंटेनर्स को धीमी स्पीड से भरने पर शुरुआती स्टैटिक चार्ज कम जनरेट होता है। इसके अलावा चार्ज को गायब होने के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम देना और फ्यूल की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए खास एडिटिव्स मिलाना, ये सभी इस रिस्क को कम करने के बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि चार्ज को आगे बढ़ने और गायब होने का एक सेफ रास्ता देना ही पड़ेगा। प्रॉपर बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग इंश्योर करती है कि ये जानलेवा इलेक्ट्रिकल टेंशन किसी आइसोलेटेड पार्ट में जमा होने के बजाय सीधा और सुरक्षित तरीके से धरती यानी जमीन के अंदर चला जाए। ये सॉल्यूशन सुनने में चाहे कितना भी सिंपल लगे, पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है। एक और मजेदार फैक्ट ये है कि हमारे आसपास का मौसम भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी यानी नमी जितनी ज्यादा होगी, चार्ज का जमा होना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठंडे और साफ दिनों में जब हवा एकदम सूखी होती है, तब ये स्टैटिक रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सच में एक बहुत बड़ा सेफ्टी चेक है। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों की नहीं है, इंसानों की सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पता है, किसी ज्वलनशील एरिया में एक ढीला कवरऑल या ऊनी स्वेटर उतारने जैसा एकदम आम सा काम भी एक जानलेवा चिंगारी पैदा कर सकता है। अगर वर्कर्स ठीक से ग्राउंडेड नहीं हैं तो कपड़े उतारना या बदलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये डिटेल्स छोटी जरूर हैं, पर इनकी अहमियत बहुत बड़ी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस हमेशा हमारे साथ मौजूद हैं। चाहे हम साइंस लैब में रखी हुई उस 0.04 ग्राम की हल्की सी पिथबॉल की बात करें या फिर किसी रिफाइनरी के बड़े बड़े पाइप्स में बहते हुए हजारों गैलन जेट फ्यूल की, उनके पीछे काम करने वाला फिजिक्स और वो इलेक्ट्रॉनों की रस्साकशी बिल्कुल एक जैसी है। तो इन सब साइंटिफिक बातों और बड़े उद्योगों के इन खतरों को समझने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। अगली बार सर्दियों में जब कारपेट पर चलते हुए किसी दरवाजे के हैंडल को छूने पर वो हल्का सा स्टैटिक झटका लगेगा, तो क्या वो झटका कभी वैसे ही छोटा और मामूली लगेगा, या फिर उस एक पल में वो 40,000 वोल्ट वाली ऊर्जा और एटम्स के अंदर चल रही वो रस्साकशी याद आ जाएगी? इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं खत्म होता है।